वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग AEDO+72 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में आएगा, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, वो सारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है ये सीरीज़, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से। 2-3 चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर के आसपास, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे बाहर फंडामेंटल राइट्स से सवाल आपका नहीं जाएगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, ठीक है, लक्ष्मीकांत से अगर सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब 99% चांस की नहीं। हर एक डायमेंशन से जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया है। 7th एडिशन जो लक्ष्मीकांत का है उससे, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एक एक करके सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखो, AEDO में पहली बार ये एग्ज़ाम होने वाला, हम लोग को पता ही नहीं है कि कैसा सवाल आने वाला है। नेचर ऑफ द क्वेश्चन पता ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज सवाल भी देख के जाना है, इस तरीके से वन लाइनर भी देख कर जाना है, ठीक है। हर एक डायमेंशन से सवाल जो है आपको बना के जाना है। 1 डे एग्ज़ाम है, इसलिए MCQ सीरीज चलवा रहे हैं, ठीक है। 1 डे एग्ज़ाम में MCQ जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। क्या सवाल आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस भी टॉपिक को पढ़ो पूरा पढ़ो। इसका अगर लेक्चर आपको चाहिए तो लेक्चर आपको प्रॉपर लेक्चर माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया गया है। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। 71 BPSC के लिए पढ़ाए थे। सेम पॉलिटी पढ़ना अलग, क्या पढ़ना है। पहला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स MCQ लक्ष्मीकांत, ठीक है। एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत से बनाया गया है, इधर उधर की बातें नहीं है। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है, ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ग्रांट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से। फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। गलत बात है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, फिर फंडामेंटल इमरजेंसी के टाइम में जो है वो कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सीज कर लिया जाता है। आगे चलता है, दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ये भी गलत बात है, एलियन के लिए भी है। दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इमरजेंसी के टाइम में सारा आर्टिकल जो है वो क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सारा आर्टिकल जो सस्पेंड हो जाता है फंडामेंटल का, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है। क्लास में चिल्ला कर इस बात को जो है बताएं कि भैया आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर जितना भी आर्टिकल है वो सब सस्पेंड कर दिया जाता है। दे अप्लाई ओनली टू सिटीजन लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो गलत बात है। तो ऑप्शन क्या सही है, C इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सारा आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 12 स्टेट जो इंक्लूड्स विच ऑफ द फ्लोइंग। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन दिया उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ये बात तो सही है। ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, गलत बात है। ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्यों, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्यों नहीं। प्राइवेट कंपनीज विद नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गलत बात है, ये नन ऑफ द अबव। तो ए राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स एज वाइड। सीधा सीधा आर्टिकल का डेफिनेशन ही दिया हुआ आर्टिकल नंबर 13 का, कि किसी भी तरीके का आप ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद द फंडामेंटल राइट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आर्टिकल नंबर 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा कोई भी आप लॉ नहीं बनाएंगे जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से, ठीक है। हर एक आर्टिकल से सवाल बनाया गया है, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप बना दोगे। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है भैया, ग्रांटीज क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी गारंटी करता है। तो दोनों ये सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32 सही है। आर्टिकल नंबर 14 दो राइट देता है, क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। वीकर सेक्शन को हम लोग
रिजर्वेशन दे सकते हैं, इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, 5 ग्राउंड्स पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला है लैंग्वेज, नेशनलिटी, प्रोफेशन, गलत बात है ये। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल नंबर 15 हो गया। आगे चलते हैं 16 से क्या सवाल है भैया। आर्टिकल नंबर 16 प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं आर्टिकल वाइज, ठीक है। क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाओगे, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आर्टिकल नंबर 19 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, नहीं ये भी आर्टिकल नंबर 19 है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, कौन सा राइट्स को आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्ट करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सही है। राइट टू असेंबल पीसफुली, ये भी सही है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 सिंपल है, सबको पता होता है ये बात। विच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, ये एब्सोल्यूट आर्टिकल है। क्या है? एब्सोल्यूट आर्टिकल है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनटचेबिलिटी को, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 17। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ग्रांटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग प्रोफेशन, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 25 कहता है, गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। आर्टिकल नंबर 25 आपको पता है, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 इज द राइट आंसर। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गारंटेड बाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गारंटेड बाई, सीधा सीधा आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल को भी देखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट वाइज भी सवाल देखेंगे, डिफिकल्ट सवाल, हर एक तरह का डायमेंशन का आपको सवाल मिल जाएगा इसमें, देखते रहो आप आराम से। Which of the following is an exception to the rule of equality before law under article number 14? क्या exception है सर? President and governor enjoy immunity from criminal proceeding during term, बिल्कुल सही बात है ये। जब तक टर्म ऑफ ऑफिस से उससे वो इम्यूनिटी मिला हुआ रहता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, किसी रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बिल्कुल सही है ये। फॉरेन डिप्लोमेट्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट्स, सही है ये। अब देखो ये MCQ सॉल्व करने का जो है ये फ़ायदा आपको ये होगा कि ये सब आपको पता चल गया कि भैया ये सब जो है एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 14 का। लॉज मेड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल नंबर 31A, 31B एंड 31C, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है, सब सही है। अंडर द 15, अंडर आर्टिकल नंबर 15 द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर, किसके लिए स्टेट जो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। हमको सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये सब पे आप जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन द स्टेट कैन मेक ए स्पेशल प्रोविज़न यानी कि एक्सेप्शनल, ठीक है, वीमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद अप टू 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, इस तरीके से ये आर्टिकल नंबर 15 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया, एक्सेप्शनल क्या क्या है वो भी देख लिया कि इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बट अलाउज एक्सेप्शन फॉर, अब इसका भी एक्सेप्शन देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर अंडर प्रेजेंटेड बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन ऑफिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये भी सही बात है। रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। द मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBC के लिए मंडल कमीशन जब बैठाया गया तो कितना % रिजर्वेशन के बारे में बात किया था? सिंपल सवाल है लेकिन भूलना नहीं है, 27% रिजर्वेशन, ठीक है, और 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए।
द मंडल कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस टू मेक टोटल रिजर्वेशन 50% इंक्लूडिंग SC/ST, विच सुप्रीम कोर्ट केस मैंडेटेड द एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर फ्रॉम OBC रिजर्वेशन। कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, एक नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केशवानंद भारती केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड है। इंदिरा सोहनी केस में कहा गया था, ठीक है। इंदिरा सोहनी केस में ये कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर है इसको आप एक्सक्लूड कीजिए सर, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर है उसको आप दीजिए। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन इंडिया, आर्टिकल नंबर 17 अभी हम लोगों ने देखा। व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल नंबर 23 के अंदर क्या प्रोहिबिटेड है, तो भैया फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। देखते हैं क्या कहानी है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर सही है। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल नंबर 14 इन फैक्ट्रीज, ये तो आर्टिकल नंबर 24 है। रिलीजियस कन्वर्जन गलत है, तो ये सही है, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल नंबर 23 यही बात करता है कि आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खरीद फरोख्त ऑफ द पीपल। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस ऑक्यूपेशन। ये आर्टिकल नंबर 24 जो है बात करता है, ठीक है। जैसे ही 14 ईयर्स आए इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24 नंबर आर्टिकल मार दो, क्योंकि अक्सर टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या है। तो 23 में हजार्डियस से रिलेटेड है, सॉरी आर्टिकल नंबर 23 में जो है वो क्या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स प्लस फोर्स लेबर से रिलेटेड है, पर यहाँ पे क्या है हजार्डियस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। 14 ईयर से कम उम्र वाले बच्चों को आप इसमें काम नहीं करवा सकते हैं, हजार्डियस ऑक्यूपेशन। आर्टिकल नंबर 25 ग्रांटीज विच फ्रीडम, कौन सा फ्रीडम के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये सही है, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल नंबर 19 है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये भी 19 है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल 26 ग्रांटीज क्या, ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को मैनेज करने के बारे में बात करेगा। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सही बात है ये। राइट टू मैनेज ओन रिलीजियस अफेयर्स, ये भी सही है। राइट टू ओन एंड मिनिस्टर्स प्रॉपर्टी फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, ये तीनों स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 26। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आप अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट टू मैनेज ओन रिलीजियस अफेयर्स, आप खुद का अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 26 आपको ये राइट देता है। राइट टू ओन एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पसेस, के लिए आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 27, कंपल्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटीड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन सा आर्टिकल के अंदर में दिया होता है, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 29, द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19 है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 है। रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल नंबर 25 है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 के अंडर में दिया हुआ, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका ब्रीच करता है तो। विच लैंडमार्क केस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बताइए सर। विच लैंडमार्क केसेस क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आते ही आप मार दो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आगे चलते हैं। द टर्म रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स जनरली मीन्स क्या होता है, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में। एब्सोल्यूट बैन ऑन राइट्स, गलत बात है। एब्सोल्यूट बैन क्यों करेंगे जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया होता है, एब्सोल्यूट कहाँ से आ गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफ्टी ओनली है, थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं। रेस्ट्रिक्शन विदाउट एनी सेफगार्ड्स, टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन फॉर इमरजेंसी विद रीजनेबल जस्टिफिकेशन बाय द स्टेट, ये सही है, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। डी इज द राइट आंसर।
द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस ग्राउंड पे जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। पहला है पब्लिक ऑर्डर पे किया जा सकता है, किया जा सकता है। डिसेंसी एंड मोरालिटी पे किया जा सकता है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट, ठीक है। 28 नंबर सवाल पे चलते हैं। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल नंबर 19 कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, सही है। प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सही है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। द 44th अमेंडमेंट 1978 इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस, विच ऑफ दिस इज ट्रू। 44th आया तो प्रॉपर्टी पहले दिमाग में रहना चाहिए। रिस्टोर द राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, गलत बात। ये तो फंडामेंटल राइट खत्म किया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट इसको खत्म किया था, एबोलिश किया था और लीगल राइट बनाया था। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, सही है। रिमूव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, गलत है। इंट्रोड्यूस आर्टिकल नंबर 21A, ये तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, आर्टिकल नंबर 21A। तो बी इज द राइट आंसर। बी राइट आंसर है। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सब आपको याद हो जाएगा, आप आराम से देखते चले जाओ। आर्टिकल नंबर 29 और 30 कलेक्टिवली प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट्स करता है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। माइनॉरिटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर आर्टिकल नंबर 15 स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर जो है स्टेट स्पेशल प्रोविजन किसी किसके रिगार्डिंग बना सकता है। ऑनली शेड्यूल कास्ट, गलत बात है। वीमेन के लिए ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ठीक है। किसी भी तरीके से सवाल पूछेगा आर्टिकल नंबर 15 से आपका बन जाएगा। व्हाट इज द क्रीमी लेयर इन द कंटेस्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, द पूरे सेक्शन एमंग द ओबीसी। देखो क्रीमी लेयर तो पूरे सेक्शन कहाँ से हो गया। द एडवांस्ड इकोनॉमिकली वेल ऑफ ओबीसी से एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन, ठीक है, सही है। ऑल ओबीसी मेंबर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एडवांस इकोनॉमिकली वेल एमंग द ओबीसी, ओबीसी में जो ठीक ठाक कंडीशन है उसको क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर कहते हैं। आर्टिकल नंबर 16 अलाउज द स्टेट टू प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर, आर्टिकल नंबर 16 क्या अलाउ करता है, कहाँ मिलेगा आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसका रिजर्वेशन के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स ओनली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओनली, बैकवर्ड क्लासेस, एसटीज विथ रेगुलेशन ऑन प्रमोशन एंड बैकलॉग वैकेंसीज, ये सही है, ठीक है। ये सबको रिजर्वेशन मिल जाएगा अंडर आर्टिकल नंबर 16। विच एक्ट places the Tamil Nadu Reservation Act providing 69% reservation in the 9th schedule effectively protecting it from the judicial review। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसका आंसर होगा क्या, 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशेस विच सोशल प्रैक्टिस, ठीक है, पता है, अनटचेबिलिटी। किसी भी तरीके से सवाल आएगा बन जाना चाहिए। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, आर्टिकल नंबर 23 याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 आया फोर्स लेबर की तरफ चले जाओ। आर्टिकल नंबर 24 आया तो कहाँ जाना है भैया, 14 नंबर, यानी कि 14 ईयर से कम एज वालों को हजार्डियस ऑक्यूपेशन नहीं करना है। 24 में चले जाएंगे। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो विच एज इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन, आर्टिकल ये 14 साल की उम्र में, 14 + 10 24 हो गया। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोग्रेशन ऑफ रिलीजन ग्रांटेड बाय द आर्टिकल नंबर 25। द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड द प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29, सॉरी माइनॉरिटी के बारे में थोड़ी पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। द राइट ऑफ द रिलीजियस डेनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हम लोगों ने देखा है इसको, ठीक है। डेनोमिनेशन को मैनेज करना उसका, ठीक है, प्रॉपर्टी अपना वो खरीद भी सकता है और जो भी उसका अफेयर्स अपना मैनेज करेगा, ठीक है। किसके अंडर में, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर में, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछता तो आर्टिकल नंबर 29 के बारे में बात करते। आर्टिकल नंबर 27 प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम, किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए, आर्टिकल नंबर 27 क्या फ्रीडम देता है, किस चीज़ से फ्रीडम देता है। कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, गलत बात है ये। पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, ये सही है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द एनी रिलीजन, इससे फ्रीडम देता है, मतलब इसको
प्रोहिबिट करता है। आगे चलते हैं। द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल्स। क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट जो है बनाया गया था किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल नंबर 21A बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या आंसर होगा? बी। आर्टिकल नंबर 22 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, देखो अच्छा क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 22 से रिलेटेड क्या सवाल है कि आर्टिकल नंबर 2 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस से प्रोटेक्शन देता है, किसको प्रोटेक्शन? अनलॉफुल अरेस्ट अंडर डिटेंशन। सही है, पहला ही सही हो गया। ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर्टिकल नंबर 23 है। रिलीजियस कन्वर्जन कहानी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द कास्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनलॉफुल और डिटेंशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्सन को राइट है अपना लीगल एडवाइस लेने के लिए और आपसे रीज़न पूछने के लिए कि आप क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल नंबर 22। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये यूपीएससी में ये सारा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, कि कौन सा जो है वो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ऑल द आर्टिकल सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 इज द राइट आंसर। विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेज एक्सपेंडेड द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल नंबर 21। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल नंबर 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। आर्टिकल नंबर 21 में जो मैक्सिमम चेंजेस हुआ है वो हुआ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। ठीक है, कि राइट टू लाइफ तो है ही सर, लेकिन डिग्निटी के साथ जिएंगे। ठीक है, ये किस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 31B, देखो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यहाँ से एकदम टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 31B क्या कहता है भैया? प्रोटेक्ट्स विच लॉस फ्रॉम दी जुडिशियल रिव्यू। आप जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, जो कि आपको ध्यान देकर चलना है। लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, लॉ रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लॉ रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल नंबर लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू कि लॉ जो प्लेस्ड हो गया 9th शेड्यूल में, तो कुछ एक्ट जो है उसको आप बाहर कीजिए, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आएगा। आर्टिकल नंबर 31B, अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B के अंदर में जो है ये बात कहा गया है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिनर्वा मिल जजमेंट। तो मिनर्वा मिल जजमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है? देखो, केशवानंद भारती केस में क्या आया? बेसिक स्ट्रक्चर आया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है? लिमिट करता है पावर को, गवर्नमेंट के पावर को, कि आप वैसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करें। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस में इसको स्ट्रेंथ किया गया था भैया, रीइंफोर्स्ड किया गया था कि सर आप जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट अबोलिशेस द राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। इट अपहेल्ड अनलिमिटेड पार्लियामेंट्री पावर, इट रीइंफोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के पावर को लिमिट किया गवर्नमेंट को, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किस में? मिनर्वा मिल केस में 1980 में हुआ था। आर्टिकल नंबर 33 अलाउज पार्लियामेंट टू मेक एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स फॉर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 33 किस चीज़ से एक्सेप्शन करता है? आपको पता ही है कि भैया आर्म्ड फोर्सेस से। सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा स्टेटमेंट वाइज सवाल को देख लेते हैं। 10 सवाल यहाँ से देख लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10-12 सवाल देखेंगे इससे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, देखते हैं क्या क्या कहानी है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, गलत बात है, एलियन के लिए भी तो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, ये तो आंसर तो ऐसे ही हो गया। फिर भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओरिजिनली ए फंडामेंटल राइट्स बट लेटर रिमूव्ड, सही बात है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, सही बात है। मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, सही बात है। ये तो स्टेटमेंट 2 और 3 इज करेक्ट। ऑटोमेटिक जो है वो ये बी आंसर आ गया था। 50 नंबर पे चलते हैं। क्या कहानी है? रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 12 कंसिडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, इट इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, सही बात है।
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इंक्लूड करता है स्टेट। इट इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये भी सही बात है। इट डज नॉट इंक्लूड, देखो ध्यान रखो, इट डज नॉट इंक्लूड बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो गलत बात है। जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया है वो बॉडी को ही जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, लाइक सेल बेल ये सब तो आता ही है स्टेट के अंदर में, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया थर्ड। तो थर्ड गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो 1 and 2 इज करेक्ट, ऐसे भी मार सकते थे, लेकिन सारा स्टेटमेंट हम लोग देख ले रहे हैं। आगे चलते हैं स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 13 के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट है। आर्टिकल नंबर 13 प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट बाय डिक्लेयरिंग इनकंसिस्टेंट लॉज वॉइड, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है, ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। तो दूसरा गलत हो गया, तो आप ऐसे भी दूसरा गलत कर दोगे, ये गलत कर दोगे तो ये सही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। रिगार्डिंग द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 14 से 18, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नंबर 14 दोनों के लिए अप्लाई है। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिसको डिटेल और पढ़ना है, ठीक है, माइंड मैप के थ्रू फंडामेंटल राइट को पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। पूरा प्लेलिस्ट जो है लगभग 7 घंटे का, एक बार देख लोगे 7 घंटे का पूरा पॉलिटी कहानी ख़त्म, फिर उसके बाद MCQ आराम से बनाते रहो जितना बना सकते हो। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, वीमेन और चिल्ड्रन की स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, सही बात है। द राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वलिटी, ये गलत है, ठीक है, थर्ड गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 and 2 करेक्ट हो गया, तो ऐसे भी हम लोग को 1 and 2 करेक्ट है। आगे चलते हैं। गिवन दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ देखते हैं। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स स्पीच, असेंबल, प्रोफेशन, सही है। दीज राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, गलत बात, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सब मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सम रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये सही है, तो 1 and 3 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में क्या क्या है कहानी। पहला स्टेटमेंट क्या, आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, यही तो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट आर्टिकल है ये, ठीक है, ये NCERT कह रहा है, ये NCERT का स्टेटमेंट भी है और लक्ष्मीकांत का तो है ही। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन्फोर्स्ड दिस, 6th क्लास के NCERT में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है। द प्रोहिबिशन अप्लाइज ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये गलत बात है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन्फोर्सेस दिस, ये भी सही है, तो 1 and 2 इज करेक्ट। ऑन कल्चर एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 and 30 के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज प्रिजर्विंग लैंग्वेज एंड कल्चर, सही है। आर्टिकल नंबर 30 गारंटीज राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव राइट अंडर आर्टिकल नंबर 30, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव राइट अंडर आर्टिकल नंबर, तो ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी किया, गलत बात है, ये नहीं है। 56 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये गलत बात है, बिना रेस्ट्रिक्शन के। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तीसरा, द केशवन भारती केस एस्टेब्लिश दिस डॉक्ट्राइन विच आर करेक्ट, सही बात है ये, तो तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो दूसरा तीसरा करेक्ट हो गया। अबाउट रिजर्वेशन इन इंडिया के बारे में देखते हैं। द मंडल कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर OBC, बिल्कुल सही बात है, 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलेगा आपको। द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एक्सक्लूडेड एडवांस सेक्शंस फ्रॉम द रिजर्वेशन, सही बात है, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने के बारे में बात किया गया। द रिजर्वेशन कोटा कैन क्रॉस 50% विदाउट लीगल हर्डल, नहीं, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो 1 and 2 सही है, 50% मैक्सिमम है। अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 32 एम्पावर सिटीजन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट
डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल नंबर 32 एम्पावर करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। इट इंक्लूड्स रिट लाइक हैबियस कॉर्पस एंड मैंडेमस, सही बात है। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली थ्रू हाई कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1 and 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। Regarding the doctrine of reasonable restrictions, all fundamental rights are absolute without any restriction. All fundamental rights are absolute without any restriction, गलत बात है ये, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सबसे सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 and 21, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, सही बात है ये। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। नो रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, गलत बात है ये, तो और सिर्फ दूसरा ही सही है। 60 नंबर देखते हैं, लास्ट सवाल है ये। क्या आर्टिकल नंबर 19 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, सही बात है। रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज फॉर सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, सही बात है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द वैलिड ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन स्पीच, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द वैलिड ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग स्पीच, ये गलत बात है। स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा ग्राउंड पे करूँगी, इकोनॉमिक ग्राउंड पे, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है, ये सब गलत हो गया, ठीक है। तो ये था 60 क्वेश्चन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ये सारा MCQ जो है लक्ष्मीकांत के थ्रू ही बनाया गया है, ठीक है। मतलब लक्ष्मीकांत का चैप्टर जो है वो उसी से बनाया गया है। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर उसे सारा 60 MCQ बनाया गया, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। हर एक आर्टिकल को, हर एक डायमेंशन को जो है वो टच किया गया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे DPSP के बारे में, ठीक है। 40-50 सवाल उससे लेकर आएंगे, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग DPSP देख लेंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। देखो ये EDO का पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग को नेचर ऑफ द क्वेश्चन नहीं पता है, तो MCQ करवाने का रीज़न ये है कि हर तरीके से आप तैयार रहो, ठीक है। 1 डे एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है तो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और MCQ के थ्रू करना है तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। एक बार कहीं ना कहीं तो आप पढ़े ही होगा, आप नहीं भी पढ़े हो तो भी जाके कंप्लीट लक्ष्मीकांत का चैप्टर जो है वो डील किया गया थ्रू माइंड मैप, ठीक है। और माइंड मैप जो डील किया गया है माइंड मैप के थ्रू, इसका सारा PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी। आप लेक्चर देखने के बाद 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर है, लेक्चर देखने के बाद आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। बेस्ट ऑफ लक।